मेरे दिल की धड़कन उस वक्त बहुत तेज़ थी। मैंने गहरी सांस ली और कमरे का दरवाज़ा खोला। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मेरे दिल में भी बहुत से जज्बात थे अपनी बीवी को लेकर। लेकिन एक तो मेरे दोस्त मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। मुझे ज़बरदस्ती बाहर बैठा कर रखा था। अब मैं इंतज़ार में था कि कोई आए और इन लोगों से मेरी जान छुड़ाए। जब मैंने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा तो मेरा एक दोस्त मुझसे कहने लगा, बहुत जल्दी है तुम्हें कमरे में जाने की। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन्हें ये तो नहीं कह सकता था कि मैं तो बेताब हूँ कमरे में जाने के लिए, अपनी हसीन दुल्हन को देखने के लिए, उससे बातें करने के लिए। रात के करीब 2 बज रहे थे, लेकिन वह मुझे उठने ही नहीं दे रहे थे। मैंने जेब से सिगरेट निकाला और पीने लगा। बार बार मैं अपने हाथ पर बंधी घड़ी देख रहा था कि कब ये लोग यहाँ से जाएं और मैं अपने कमरे में जाऊँ। तभी मेरी मम्मी बाहर आईं। उन्होंने मुझे दोस्तों के साथ बैठा देखा तो डांटने लगीं। कहने लगीं, तुम लोग क्या गपशप मार रहे हो, और तुम नितिन अभी तक कमरे में क्यों नहीं गए? रात के 2 बज रहे हैं, चलो जाओ अपने कमरे में। नई नवेली दुल्हन क्या सोच रही होगी। मैंने दिल ही दिल में मम्मी को थैंक्स कहा कि उन्होंने आकर मेरे दोस्तों से मेरी जान छुड़वा दी। मैंने फटाफट से सिगरेट को ज़मीन पर फेंका और अपने कमरे में जाने से पहले अपने बालों को हाथ से ठीक किया। जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा, एक मर्द होते हुए भी मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने मेरी बीवी दुल्हन के भारी लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। कमरे में फैली हुई गुलाबों की खुशबू ने तो जैसे मुझे अंदर तक तरोताज़ा कर दिया था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद करके लॉक किया। दरवाज़े की आहट पर मेरी बीवी उठकर बैठ गई। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। धीरे धीरे चलता हुआ मैं उसके पास आकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ थामना चाहा, उसने झट से अपना हाथ पीछे किया। मुझे लगा वह एक आम सी लड़की है और मेरे छूने से शर्मा रही है। मैंने अपनी जेब से अंगूठी निकाल कर उससे कहा, अपना हाथ मुझे दीजिए, मैं आपको अपने हाथ से अंगूठी पहनाना चाहता हूँ। मेरा ये कहना था कि वह लड़की सिसकियाँ लेकर रोने लगी। मैं तो घबरा गया। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही हो आप? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। पहली पहली शादी थी और फिर दुल्हन का शर्माना, ये तो मैंने सुना था, लेकिन रोना नहीं सुना था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कहा कि चलो इसका हाथ पकड़कर इसे तसल्ली दे देता हूं। लेकिन वो तो यूं बिदक कर पीछे हुई कि जैसे मैं कोई बिच्छू हूँ। मैंने कहा, क्या बात है, देखो हर लड़की की शादी होती है और आजकल के दौर में तो कोई लड़की रोती ही नहीं है। ये सब पुराने समय की बात हैं। मेरे ख़्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने धीरे से उसको समझाना चाहा, लेकिन वह तो बिना रुके रोए जा रही थी। काफ़ी देर तक मैं उसको यूं ही देखता रहा, लेकिन जब वह चुप नहीं हुई तो मैं उठकर खड़ा हो गया। मुझे उस पर गुस्सा भी आने लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कीर्ति को शायद थोड़ा वक्त चाहिए। कोई बात नहीं है, मैं उसे थोड़ा वक्त दे देता हूँ। मैंने कहा, परेशान ना हो आप, चाहे तो आराम कर सकती हैं। ये कहकर मैं वॉशरूम में चला गया, कपड़े चेंज किए, हाथ मुंह धोया और आकर बेड से तकिया उठाकर सोफ़े पर जाकर लेट गया। मेरे ऐसा करने पर वो चुप हो गई। मैंने भी चैन की सांस ली कि चलो ये तो चुप हुई, शायद उसे यही परेशानी की बात लग रही थी। वह उठकर वॉशरूम में चली गई और नाइटी पहनकर आ गई, लेकिन वह उसमें भी गज़ब ढा रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल पर थोड़ा काबू कर लिया कि कोई बात नहीं, बीवी तो मेरी ही है, आज नहीं तो कल आना तो उसने मेरे पास ही है। वह भी बेड पर आराम से लेट गई। उसने साइड लैम्प ऑफ कर दिया। कुछ देर में मैं भी सो चुका था। सुबह मेरी आंख किसी की उल्टियों की आवाज़ सुनकर खुली थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा था।
देखा तो बेड खाली था और वॉशरूम का दरवाज़ा कुछ खुला हुआ था। शायद वही वॉशरूम में थी और उल्टियाँ कर रही थी। ये देखकर तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो मुझे इन चीज़ों से उलझन बड़ी होती थी। मैं इस किस्म की सिचुएशन से बहुत इरिटेट होता था। शायद रात के खाने से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अजीब मुसीबत है। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मैं चाहकर भी इस मामले में कीर्ति की कोई मदद नहीं कर सकता था। इसलिए मैं बाहर बैठकर उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में वह हाँफती हुई वॉशरूम से बाहर निकली। वह तौलिए से अपने चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी। मुझे जागता हुआ देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं उठकर खड़ा हुआ और उसके पास आ गया। वह फ़ौरन से घबराकर पीछे हटी। मैंने कहा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मुझे लगता है रात को तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। ये शायद बारात का खाना तुम्हें रास नहीं आया। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मैंने उसे बड़े आराम और प्यार से बेड पर बिठाया। साइड टेबल का दराज खोलकर मेडिसिन बॉक्स निकाला और उसे उल्टी की एक मेडिसिन दे दी। मैंने कहा, नाश्ता बिल्कुल लाइट सा करना। वे इस बात में सिर हिलाने लगी। सुबह के 8 बज चुके थे। कुछ ही देर बाद मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा, जी मम्मी, हम उठ गए हैं, बस अभी थोड़ी देर में बाहर आ रहे हैं। मैं वॉशरूम में चला गया। नहा धोकर कपड़े बदलकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाने लगा, कीर्ति कहने लगी, सुनिए जी। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर मेरे कदम वहीं जमकर रह गए। मैंने मुस्कुराते हुए उसे पलटकर देखा और कहा, जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे इस तरह बात करने पर वह सटपटा गई। फ़ौरन से नज़रें झुकाकर धीरे से कहने लगी, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी बातें सुनने के लिए तो मैं कब से तड़प रहा था। फ़ौरन से चलता हुआ उसके पास आकर वापस बेड पर बैठ गया। मैंने कहा, हाँ ज़रूर कहिए, आपकी बातें सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे हैं। ये कहते हुए मैंने लगे हाथ उसका हाथ भी पकड़ लिया, जो बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था। वे बार बार अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार मैंने मज़बूती से उसका हाथ थामा था। मैंने कहा, क्या कहना है? वे कहने लगी कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं अभी रिश्ता नहीं निभाना चाहती। उसने मांगा भी तो क्या मांगा, मेरा इम्तहान? और मैं तो यूँ था कि इनकार भी नहीं कर सकता था। मैंने कहा, ठीक है, कर लेता हूँ आपका इंतज़ार, लेकिन देखें ज़्यादा देर मत कर दीजिएगा। मैं तो समझा था कि मेरी इस बात पर वे शर्माएगी, मुस्कुराएगी, लेकिन वह तो बस घबरा रही थी। मैं समझ गया था कि ये उन लड़कियों में से है जो बहुत जल्द इस रिश्ते को कबूल नहीं करती। धीरे धीरे ही ये सब चीज़ें समझती हैं। बहरहाल मर्द को इस मामले में सब्र से काम लेना चाहिए। इंसान होने का भी मतलब यही है। इसलिए मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। कमरे से बाहर आया तो मेरी मम्मी कीर्ति के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसके लिए ज़रा हल्का फुल्का नाश्ता रखिएगा, क्योंकि मेरी मम्मी तो पूरियाँ, हलवा, ऑमलेट सब कुछ टेबल पर सजा रही थी कि बहू का पहला नाश्ता है। कुछ देर में कीर्ति भी कमरे से बाहर आ गई। उसने मम्मी के पैर छुए तो मम्मी ने उसे गले लगा कर ढेरों आशीर्वाद दिए। लाइट पिंक कलर के फैंसी सूट में वे बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरी नज़रें हटने को तैयार नहीं थी, लेकिन नाश्ता करते करते भी उसका दिल फिर से मतलाने लगा। वे फ़ौरन से उठकर कमरे की तरफ भागी। मम्मी पूछने लगी, इसको हुआ क्या है? मैंने कहा, लगता है फूड पॉइज़न हो गया है, सुबह से उल्टियाँ किए जा रही हैं। मम्मी बोली, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने कहा, ठीक है, मैं नाश्ता करके ले जाता हूँ। लेकिन जब मैंने कीर्ति से डॉक्टर के पास की जाने के लिए कहा तो वह मना करने लगी। वह बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। कहने लगी, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं खुद ही ठीक हो जाऊँगी। मैंने कहा, कैसे ठीक हो जाओगी? अपनी हालत को तो देखो,
कोई चीज़ तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। लेकिन वह जाने को तैयार ही नहीं थी। कहने लगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे कहीं नहीं जाना। उस वक्त वह बदहवासी के मारे अपनी उंगलियां चटका रही थी। चेहरे से लग रहा था कि अभी रो देगी। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मत जाओ। मम्मी कुछ देर में नींबू पानी ले आईं। मुझे ये फ़िक्र थी कि कहीं पानी की वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा नींबू पानी पीने के बाद उसकी तबीयत काफ़ी संभल गई थी। और हैरत की बात यह हुई कि नींबू पानी उसे हज़म हो गया था। मैंने थोड़ा रिलैक्स फील किया था। लेकिन अब कीर्ति को रोज़ उल्टी आने लगी तो मैं परेशान सा हो गया। इसलिए एक दिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे करीबी छोटे से हॉस्पिटल पर ले गया। वहाँ पर मैं कीर्ति को लेडी डॉक्टर के पास ले आया। डॉक्टर उससे सवाल कर रही थी और वह घबराई घबराई सी नज़र आ रही थी, ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दी और कुछ दवाइयाँ देकर कहने लगी कि इससे आराम ना हो तो मेरे पास दोबारा आना। रिपोर्ट कुछ दिनों के बाद आनी थी, इसलिए मैंने कीर्ति को मेडिसिन दिलाकर घर पर छोड़ दिया। मैं ऑफ़िस ज्वाइन कर चुका था। जब भी रात को घर आता तो मेरी नज़र कीर्ति पर जाकर रुक जाती, लेकिन वह मुझसे नज़रें चुराती रहती थी। रात को मैं 2-3 बार उसे इस बात का एहसास दिलाता रहता था कि उसे अब मेरे बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वह टाल मटोल कर जाती। उस मेडिसिन से कीर्ति को काफ़ी आराम हुआ था। कहने लगी, मैं ठीक हूँ, मैं अब डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। लेकिन एक बार मैं उस अस्पताल के सामने से ही गुज़र रहा था। मुझे ख़याल आया कि मुझे कीर्ति की रिपोर्ट्स भी ले लेनी चाहिए, इसलिए मैं हॉस्पिटल चला गया। मैंने उसकी रिपोर्ट्स ली और वहाँ मौजूद डॉक्टर को दिखाया। मैं जानना चाहता था कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। जो ख़बर डॉक्टर ने मुझे सुनाई, मेरे कानों में सीटियाँ बजने लगीं। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? वे मेरी बात सुनकर मुझसे ही सवाल करने लगे, क्या वह आपकी बीवी नहीं थी? मैंने कहा, जी मेरी बीवी थी। वे कहने लगी, तो फिर इतनी हैरानी क्यों हो रही है? शादी हुई है आपकी तो जाहिर सी बात है, औरत का प्रेग्नेंट होना कोई अनोखी बात तो नहीं है। मेरा दिमाग बुरी तरह से चक्कर खाकर रह गया था। मेरी शादी को अभी 8 दिन भी नहीं हुए थे और मैं अपनी बीवी के पास गया भी नहीं था। फिर वे प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? मैंने कहा कि कोई रिपोर्ट बदल तो नहीं गई? हो सकता है कि एक जैसे नाम से रिपोर्ट बदल गई हो। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी हो सकता है। डॉक्टर कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी बीवी की ही रिपोर्ट है। वे पिछले 2 महीनों से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अगला सांस ही नहीं आएगा। ये कौन सी सच्चाई है जो मुझे मालूम हो रही थी? फिर मुझे याद आने लगा, वे शादी की रात बहुत रो रही थी। इसका मतलब किसी और मर्द के साथ उसका चक्कर था, जो इस हद तक पहुंच गया था कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैंने अपने चकराते सर को पकड़ा था। अस्पताल में रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने वे रिपोर्ट्स जेब में डाली और घर आ गया। मैं बिल्कुल चुपचाप सा था। मेरी मम्मी कहने लगी, क्या हुआ, क्यों चुप चुप से हो, तबीयत ठीक है? मैंने कहा, माँ मेरे सर में दर्द है। मैं ये बहाना करके जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, कीर्ति वॉशरूम में थी और उल्टियाँ कर रही थी। इसका मतलब उसे फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ था, उसने मुझसे झूठ बोला था। अब तो मुझे डॉक्टर की बात पर यकीन होने लगा था, क्योंकि ऐसी हालत में ही औरत की उल्टियाँ नहीं रुकती थी। जैसे ही वह वॉशरूम से बाहर आई, मुझे देखकर घबरा गई। तौलिए से अपना चेहरा पोंछने लगी। इससे पहले कि मैं कोई सवाल करता, वह कहने लगी कि अभी उल्टी आई है, वैसे मैं ठीक थी। वह मुझसे नज़रें चुरा रही थी। मुझे समझ में आ गया था कि वह मुझसे झूठ बोल रही है। मैंने जानबूझकर कहा
कि लेडी डॉक्टर का फ़ोन आया था। वे कह रही थी कि अपनी रिपोर्ट आकर ले जाओ और अपनी बीवी को भी अपने साथ लाना। मुझे उससे कुछ बात करनी है। मेरी ये बात सुनकर वे पीली पड़ गई। मैं समझ गया कि वह अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जानती है। अगर वह वाकई किसी और के साथ इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी तो उसने मुझे धोखा क्यों दिया, मुझसे शादी क्यों की। मैं ऐसा हौसला नहीं रखता था कि एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारूं और उसके नाजायज़ बच्चे को अपना नाम दूं। मैं क्या, कोई भी इज़्ज़तदार आदमी ऐसा नहीं कर सकता था, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो धोखा उसने मेरे साथ किया था, मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने कीर्ति से कहा, तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी है। ऐसा करो, कुछ दिन अपने मायके में रह आओ। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खिल गया। कहने लगी, ठीक है, आप मुझे मेरे मायके छोड़ आएँ, मैं कल तैयार रहूँगी। मैंने कहा, कल नहीं, अभी इसी वक्त। तुम बस अपने कपड़े बैग में डालो, अपनी तैयारी कर लो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा। मैं सोच चुका था कि उसके मायके में जाकर सबके सामने ये राज खोलूँगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वहाँ जाकर जो मुझे पता चलेगा फिर मेरे ही होश उड़ा कर रख देगा। कीर्ति तैयार हो गई। मैं उसे उसके मायके ले गया। सब लोगों ने मेरी बड़ी आवभगत की। मेरे साले, उनकी बीवियाँ, मेरे सास ससुर सभी खाने पर मौजूद थे। सब तरह का खाना बनाया गया था। खाने के दौरान ही मैंने अपनी सास से कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मेरे पास आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। वे कहने लगी, क्या हुआ बेटा, शादी के फ़ौरन बाद तुम्हारी प्रमोशन हो गई है क्या? मैंने हंसकर कहा कि नहीं, प्रमोशन नहीं हुई, उससे भी बड़ी खुशखबरी है। मैंने पास में सामने रखी सलाद की प्लेट से खीरा उठाया और मुंह में डालकर बड़े मज़े से कहा। मेरी सास ने कहा, अच्छा चलो सुना दो, क्या खुशखबरी मिली है। मैंने कहा, आप नानी बनने वाली हैं। ये बात सुननी थी कि सब के सब टेबल से खड़े हो गए, सबको जैसे सांप सूंघ गया हो। मैंने कहा, क्या हुआ, आप लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, आपकी बेटी माँ बनने वाली है, बल्कि पिछले 2 महीनों से प्रेग्नेंट है। ये कहकर मैंने ज़ोर से पैर पटका और अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने कहा, आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन ये बात सुनकर मेरे साले, उनकी बीवियाँ, मेरा ससुर सभी कहने लगे, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। कीर्ति के भाई मुझ पर चिल्लाने लगे। भाभियाँ भी गुस्से से मुझे देखने लगीं। मैंने कहा, ये सवाल आप अपनी बेटी से करें, जिसे शायद आप लोगों के नाक के नीचे ये सब गुल खिलाया है। देखें, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बदचलन औरत को कैसे बर्दाश्त करूँ? मैं किसी के नाजायज़ बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकता, इसलिए मैं इस लड़की को अब अपने साथ लेकर नहीं जाऊँगा और जल्द ही जल्द तलाक के पेपर भिजवा दूँगा। आप लोगों ने मुझे धोखे में रख कर अपनी बदचलन लड़की को मेरे मत्थे मढ़ दिया। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं इसे बीवी बना कर रखूँगा? मेरी बात सुनकर सभी की नज़रें कीर्ति की तरफ देखने लगीं। वे फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास रोते हुए मेरे पास आईं और कहने लगी, इससे आगे और कुछ मत कहना, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। ये कहकर उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठाया और कहने लगी कि ये उस समय की बात है जब तुम्हारा रिश्ता कीर्ति से तय हो गया था। शादी के बस 2 महीने रह गए थे कि जब हमारे रिश्तेदारों में एक शादी आ गई। मेरी तबीयत उन दिनों कुछ ठीक नहीं थी और वे शादी भी गांव में थी, इसलिए मेरे बेटे बहू कीर्ति के पापा सब शादी पर चले गए। घर पर मैं रह गई थी और कीर्ति मेरे पास थी। कीर्ति को मैंने इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि मैं बीमार थी, पीछे से मेरा ख्याल कौन रखता। लेकिन उस रात हमारे घर में चोर घुस आया। उसने घर में रखा हुआ कैश और जेवर चोरी किया और साथ में जाते जाते मेरी बेटी को बर्बाद करके चला गया। मैं उसके सामने हाथ जोड़ती रही
मिन्नतें करती रही कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, उसके साथ ये जुल्म मत करो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है, वे एक हादसा था जो उसके साथ हुआ था। कीर्ति लगातार रो रही थी, कह रही थी कि अम्मा इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि किसी के भी साथ शादी कर सकूँ, और मैं किसी को भी धोखा देना नहीं चाहती। लेकिन मैंने कीर्ति को अपनी कसम देकर उसकी ज़ुबान बंद करवा दी थी। मैंने कहा, तुम चुप रहो, कुछ नहीं होगा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसा हो जाएगा। शादी से कुछ दिन पहले कीर्ति की तबीयत ख़राब रहने लगी थी, लेकिन मुझे यही लगा कि ये शायद शादी की वजह से परेशान हो रही है। फिर मेरी सास ने कहा कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरी बेटी कसूरवार है तो ठीक है, तुम इसे तलाक दे दो। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि मेरी बच्ची बिल्कुल बेकसूर है तो इसे तलाक मत देना। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या फ़ैसला करूं, इसलिए मैं वहां से वापस आ गया। मुझे जब मेरी मम्मी ने अकेले आते देखा तो वे मुझसे कीर्ति के बारे में पूछने लगीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। 3-4 दिन में यही सोचता रहा कि मैं क्या करूं। मैं कैसे एक ऐसी औरत को अपना सकता हूं। माना इन सब में उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन कसूर तो मेरा भी कोई नहीं है। फिर मैं कैसे ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारूं। उस दिन डॉक्टर मुझे बता चुकी थी कि आपकी बीवी बहुत कमज़ोर है, इसलिए अबॉर्शन का मत सोचिएगा। क्योंकि जितनी हैरानी के साथ मैं उससे सवाल कर रहा था, वह समझी कि शायद मैं अभी बच्चा ही नहीं चाहता हूँ। इसलिए उसने मुझसे ये कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उस बच्चे को अपना नाम दूँ। मैंने सोचा कि मुझे अपनी मम्मी को ये बात बता देनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी तक फ़ैसला नहीं कर पा रहा था। जब मैं कीर्ति के बारे में सोचता तो मुझे भी बेकसूर लग रही थी, क्योंकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। जो कुछ हुआ था ज़बरदस्ती हुआ था। वे बिल्कुल मासूम थी, मजबूर थी, लेकिन किस्मत के हाथों बहुत बड़ी चोट खा चुकी थी। फिर जैसे ही मुझे उसके अंदर पलने वाले बच्चे का ख्याल आता तो मेरा खून रगों में आग की तरह दौड़ने लगता। फिर मैं ये भी सोचता कि मैं कैसे उसके करीब आऊँगा, मैं उसे कैसे छू सकता हूँ। मैं जितना उसके बारे में सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। इसलिए मैंने अपनी मम्मी से हर बात कह दी। उन्होंने मेरी सारी बातें बड़े ही आराम से सुनी। फिर वे मुझसे कहने लगी, देखो बेटा, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन सब में उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हें ये सलाह नहीं दे सकती कि तुम ऐसे हालात में उसे छोड़ दो। मैं चुपचाप अपनी मम्मी के चेहरे की तरफ देख रहा था। मुझे तो लगता था कि मेरी मम्मी मुझसे कहेंगी कि उस लड़की को अब इस घर में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे अलग ही जवाब दिया था। वे कहने लगी कि उसकी बात पर पर्दा डाल दो। मैंने कहा, अम्मा और वे बच्चा? मेरी मम्मी कहने लगी, वह भी अपनी माँ की तरह बिल्कुल बेकसूर है बेटा। उसे तो मालूम भी नहीं है कि वह नाजायज़ है। इसलिए अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो तुम वह बच्चा मुझे दे देना, मैं उसे पाल दूँगी। मैं उसे एक अच्छा इंसान बनाऊँगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना दिल बड़ा किया और कीर्ति को अपने घर लेकर आ गया। समय पूरा होने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। जब मैंने उस बच्चे को अपने हाथों में पकड़ा तो मैं बुरी तरह से कँपकँपा रहा था, क्योंकि वह बच्चा मेरा नहीं था। लेकिन मैं रो रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उस बच्चे को सीने से लगाकर अपना लिया, क्योंकि वह बच्चा भी कीर्ति की तरह बिल्कुल बेकसूर था। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने सही किया या नहीं।